हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास को कवर करने वाले हैं और प्रोबेबली ये जो टॉपिक है वो अपने इस जनरल केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। हालांकि एटॉमिक मास का आपको मैंने कुछ थोड़ा सा पीछे ही पढ़ा दिया है, कुछ थोड़ा मोड़ा नॉलेज आपको पीछे दे दिया था, क्योंकि हमने उसी समय आपको कह दिया था कि 1 to 30 एटॉमिक मास याद कर लीजिए और 1 to 30 एटॉमिक नंबर एंड 1 to 20 एटॉमिक मास याद करने को हमने पहले कह दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक कहानी आपको बताया था, अगर याद हो आपको तो थोड़ा सा फिर से एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं इन जनरल कि एटॉमिक मास कुछ उस तरीके से होता है बेटा, कोई एलिमेंट्स के लिए हमें एक यूनिट की ज़रूरत पड़ी ताकि हम उसके मास को मेजर कर सके। जैसे मान लीजिए आप 1 kg आज जानते हो कि 1 kg होता है, तो ये 1 kg का मीनिंग आपको क्या समझ में आता है कि आपने ये 1 kg, जब मान लीजिए कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं था और आप अगर डिस्कवर करते कि कुछ यूनिट मेज़र किया जाए, कुछ मेजरमेंट लिया जाए, तो 1 kg 2 kg 3 kg ये कैसे सोचते हैं? तो कुछ ऐसा हुआ होगा। आप सोचिए कि किसी जिस भी कंट्री में ये डिस्कवर हुआ होगा, उस कंट्री के लेबोरेटरी में कुछ इतना बड़ा एक मेटल का पीस रख दिया गया होगा और उसको कह दिया गया होगा कि इतना को अब हम आज से 1 kg बोलना स्टार्ट करेंगे, और पूरी दुनिया को ये बता दी गई। स्टैंडर्ड है ना, ऐसा यूनिट जिसको कहते हो, स्टैंडर्ड यूनिट एक डिसाइड कर लिया गया और पूरे दुनिया को बता दिया गया कि ये ऐसा होगा, आप सभी फॉलो करिए। इसी तरीके से कोई भी आप देखते हो, कोई भी आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह घर में होता है या कोई भी टीवी या फिर कुछ भी होता है, तो उसमें जो नट बोल्ट या फिर बहुत तरह का जो सामान रहते हैं उसमें, है ना, जिसे आप यूज़ में लेते हैं, वो मान लीजिए कि अगर ख़राब हो गया तो आप जाते हैं मैकेनिक के पास या दुकान में जाते हैं, हार्डवेयर दुकान में, और कहते हैं कि आप मुझे ये चीज़ दे दो, ये नट दे दो, ये बोल्ट दे दो। तो आप जानते हो, वहां जाते हो तो तुरंत कहते हो और वो आपको सामान देता है, और वो जाकर के आपके टीवी में या जो भी आपका सामान जहां से खराब हुआ है वो पूरी तरीके से फिट आ जाता है। इसका मतलब समझते हैं क्यों फिट हो गया, उसी डायमेंशन का कैसे बन गया? तो नो डाउट एक ऐसा ही यूनिट फॉलो करते हैं जिसमें पूरी दुनिया को सेम चीज़ बता दिया जाता है, और सारी कंपनियां, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो सेम डायमेंशन को फॉलो करती है। इसीलिए कोई भी आप सामान लेते हैं तो ऑटोमेटिकली फिट हो जाता है उसमें। ठीक है, क्यों? क्योंकि सभी कोई सेम डायमेंशन को फॉलो करते हुए वो प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो सिमिलरली हम एक चाहते हैं कि यूनिट को यहाँ पे प्रोडक्शन करना चाहते हैं, एक यूनिट बनाना चाहते हैं ताकि हम हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास की मेजरमेंट कर सकें, एटॉमिक मास हम बता सकें। तो बहुत सारे एलिमेंट में मतलब एक्सपेरिमेंट किया गया। फाइनली एक एलिमेंट पे स्टिक हो गया, वो एलिमेंट था कार्बन 12 पे वो स्टिक हो गए। ठीक है, और वहां पे इसी के बारे में ऑब्जर्वेशन किया जाने लगा और इसी से थ्योरी दिया गया है एटॉमिक मास का। कैसे दिया गया ये देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे इस कार्बन में, तो हमने एक फार्मूला आपको बताया बेटा, एक फार्मूला हमने बता रखा है कि न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला था क्या, कि ए एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इस कार्बन के पास आप देखेंगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर बेटा 6 होता है और मास 12 है, वही कार्बन हमने लिया है। तो न्यूट्रॉन यहाँ कितना आ जाएगा? 6, यानी कि न्यूट्रॉन भी यहाँ पे कितना है? 6। यानी कि आप देख सकते हैं जो मास हम डिफाइन करते हैं, किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास अगर हम डिफाइन करते हैं बेटा, एटॉमिक मास जो हम डिफाइन करते हैं वो कैसे डिफाइन करते हैं कि हम कहते हैं कि ये कोई भी अगर एटम है, ऐसा करके इस तरीके से कोई भी एटम है, तो मेनली उस एटम का जो मास है वो न्यूक्लियस से ही डिसाइड हो जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो जितना न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन करके होता है वही उस एटम का लगभग मास होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है बेटा वो नेग्लिजिबल है। अगर मैंने एक टेबल आपको लिखवाया था, उस टेबल को याद करिए, तो याद करेंगे तो आप देखेंगे कि मास वहां पे नेग्लिजिबल था इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे मेनली किसी भी एटम का मास अगर निकालना है तो आप न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का मास को ऐड कर dीजिए तो आप पा जाते हैं। तो देखिए न्यूट्रॉन कितना बेटा अपने पास 6 है, और यहाँ पे प्रोटॉन कितना है, क्योंकि Z = P = E के फार्मूला से आपको पता है कि 6 एटॉमिक नंबर है तो 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो 6 प्रोटॉन है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन भी अपने पास 6 है
तो 6 न्यूट्रॉन प्लस 6 प्रोटॉन विल गिव 12, यानी कि एटॉमिक मास 12 आ जाता है। तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट एटम था यहाँ पे, इसको ऐसे देखा गया कि यहाँ पे 12 एटॉमिक मास आ जा रहा है, क्योंकि इसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एडिशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे एग्जैक्ट वो एटॉमिक मास 12 आ जा रहा है, इसीलिए इस कार्बन 12 को लिया गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अब इसको और भी बेहतरीन तरीका से मैं समझाता हूँ कि आखिर यूनिट क्या लिखेंगे। सबसे बड़ी बात है अपने लिए कि यूनिट जो हम सभी एटम के लिए डिफाइन करना चाहते हैं, ताकि हमें एक एटम का पता चल जाए। अगर किसी तरीके से एक स्मॉलेस्ट यूनिट आ जाए, जैसे 1 kg है, 1 मीटर है, 1 लीटर है, उसी तरीके से हम यहाँ पे चाहते हैं कि कुछ एक ऐसा यूनिट आ जाए कि हर एक एलिमेंट का हम भी बड़े इजी तरीके से यूनिट बता सकें। तो क्या किया हमने कि कार्बन 12 का एक इतना बड़ा केक बनाया, है ना, ये न्यूक्लियस है अपना, एक केक बनाइए कार्बन 12 का, है ना। तो ये कार्बन 12 हमने लिख दिया। अब इस कार्बन 12 को 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। देखिए ये मैंने 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने की सोची है, तो ये 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे आप काउंटिंग करना कि कितने हो रहे हैं, इक्वल तो नहीं होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक और कर देता हूं तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 12 हो गए बेटा, ये 12 केक बन गए। अब सोचो ये 12 एटॉमिक मास था, इसका एक यूनिट आप ले लो, केक का एक पीस आप ले लो। 12 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, इस कार्बन 12 को 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया और आपको एक पार्ट उसका दिया गया। तो हम इसको क्या कह सकते हैं मैथमेटिकली कि 1 बाई, है ना, आउट ऑफ 12 आपको सिर्फ 1 केक दिया गया, है ना। तो 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 आपको दिया गया खाने के लिए, है ना। तो इसी को बेटा हम कहते हैं 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, इसको इन शॉर्ट हम लिखते हैं 1 AMU, और इसी को अभी मॉडर्न जमाने में हम 1U कहते हैं, दैट इज यूनिफाइड मास। तो आप देख सकते हैं बेटा, ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है कि आपको ये पता चल गया कि एटॉमिक मास आखिर कैसे हम देखे हैं। तो एटॉमिक मास कुछ इस तरीके से निकालते हैं बेटा हम लोग। अब एक स्मॉलेस्ट यूनिट हमें मिल गया है 1 AMU। अच्छा, आपको बोलेगा कोई अगर आपको कहे कि बताइए कि वाटर का एटॉमिक मास कितना है ना, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए वाटर का अब H2O है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, मैं आपको अभी टेबल दे दूंगा, 1 × 2 प्लस 16 होता है ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक मास, तो टोटल हो गया 18U आप लिखेंगे, है ना, 18U, या फिर आप लिख सकते हैं 18 AMU। इसका मतलब है हम कहेंगे कि अगर वाटर का इतना आ रहा है तो यहाँ पे सिंपली क्या कह सकते हैं हम, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दिस इज वाटर इज 18 times heavier than 1/12 part of carbon 12, 1/12 part of carbon 12, समझ रहे। यानी कि ये वाटर जो है वो 18 गुना भारी है, 18 गुना ज्यादा है किससे, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12, यानी कि 1 AMU से या 1U से 18 गुना बड़ा। यानी कि सिंपली आप देखते हो कि कभी अगर 1 मीटर आपको पता चल गया, आप बोलोगे जाके दुकानदार को कि 18 मीटर कपड़ा दो, तो क्या करेगा वो 18 से मल्टीप्लाई कर देगा। बस वही है कि हमने यहाँ पे 1 AMU का इन्वेंशन कर दिया, तो आप अब 18 आ गया, यहाँ पे 18 आ गया U, तो आप 18 टाइम्स इसको कर दो। इसी तरीके से किसी का भी कर सकते हो बेटा, जैसे CO2 है तो कार्बन का यहाँ पे 12 हो जाता है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 × 2 यानी कि 32, 32 प्लस 12 कितना हो गया बोलो, 32 प्लस 12 44 व्हाट AMU, या फिर 44U। आप क्या बोलोगे, दिस इज 44 टाइम्स हैवियर देन व्हाट 1/12 पार्ट ऑफ C12। तो इसको समझने की कोशिश करिए बेटा, ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, बहुत ही इजी वाला चीज़ है। अब देखिए 1U का वैल्यू आपको समटाइम्स पूछ लिया जाता है, तो 1 AMU का वैल्यू या 1U का वैल्यू आप याद रखिएगा कि क्या होता है
ये 1.66 है ना 05 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये वाला वैल्यू एनी हाउ आपको रटा हुआ होना चाहिए। दिस वैल्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायरेक्टली समटाइम्स ये वैल्यू पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये वैल्यू एज इट इज ऐसे ही याद रखने हैं। ओके, आई थिंक आप सभी को ये चीज जरूर क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आगे मूव करते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर मास के तरफ, है ना। ये मैंने एटॉमिक मास के बारे में बता दिया, और एटॉमिक मास में हमने ये भी रिलेशन बता दिया 1U इज इक्वल टू कितना ग्राम होता है, U को ग्राम से रिलेट कर दिया। ओके, तो यानी कि लगभग आप देख सकते हैं कि अब आप मॉलिक्यूलर मास की तरफ मूव कर जाइए, और आपको मैं सिखाता हूं कि कैसे मॉलिक्यूलर मास अब निकाले जाते हैं। आपको एटॉमिक मास के बारे में अभी मैंने बताया, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास भी आप बड़े इजी तरीके से बता सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास याद रखने पड़ेंगे। जैसे मैंने कहा था 1 to 20 तक के एटॉमिक मास जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि वो आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि हाइड्रोजन के लिए मैं सिंबल लिखूंगा जस्ट बेटा, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है, ठीक है। तो एटॉमिक मास 1 होता है। मैं यहाँ पे सिर्फ एटॉमिक मास लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ पे एटम लिख रहा हूँ और उसका यहाँ पे मास लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक मास 1। हीलियम के लिए आपको 20 तक मैं लिख दे रहा हूँ, ये 4, ठीक है। इसी तरीके से लिथियम के लिए आप बोलेंगे तो लिथियम का एटॉमिक मास 7, ठीक है। इसी तरीके से आप बेरिलियम की बात करिए, तो पूरी एलिमेंट के लिए आप लिख सकते हैं ये 9। देन यहाँ पे बेरिलियम के बाद क्या होता है, बोरोन होता है ना। तो बोरोन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 11। देन बोरोन के बाद क्या होता है, कार्बन। सो कार्बन कितना होता है, 12। एंड देन कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना होता है बेटा, 14। ये मॉलिक्यूलर मास अप टू 20 तक जरूर याद होने चाहिए बेटा आपको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगेन यहाँ पे एलिमेंट में लिखूंगा और मॉलिक्यूलर मास लिखूंगा, यानी कि ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, देन नियॉन, देन सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम। उसके बाद इधर आ जाइए, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, है ना, ऐसे सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटेशियम, आर्गॉन, देन पोटेशियम, कैल्शियम। तो मिनिमम आपको मैंने कहा था 20 तक याद रखने के लिए। तो एटॉमिक नंबर आप देख लीजिए, यहाँ पे एटॉमिक मास लिख देता हूँ क्योंकि सीरियल वाइज से अरेंज किया गया है, तो एटॉमिक नंबर में तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं क्योंकि सीरियल वाइज है। तो बड़े इजी तरीके से आप एटॉमिक नंबर याद कर सकते हैं कि 20 एलिमेंट्स लिखा है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। हो गया, तो 20 तक हो गया, लेकिन एटॉमिक नंबर आपको 30 तक एकदम टिप में रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास बेटा 16 होता है, फ्लोरीन का 19 होता है, ठीक है। आप फ्रैक्शन में देखेंगे जब पीरियोडिक टेबल में, तो वहां पे ना फ्रैक्शन में होता है, पॉइंट में होता है, डेसिमल में होता है, लेकिन इसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट करके आपके सामने लिखा है और आपको इंटीजर में ही याद रखना है बेटा, तो ज्यादा आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैग्नीशियम का यहाँ पे 24 एटॉमिक मास है, एल्यूमिनियम का 27 है। ये आपको एज इट इज रट्टा मारना बेटा, ये आपको याद हो जाएगा, इतने बार यूज करोगे ना कि ये आपको याद हो जाएगा। तो सिलिकॉन का आपने 31, सॉरी सिलिकॉन यहाँ पे एल्यूमिनियम था, ये सिलिकॉन 31 नहीं होता बेटा, 28 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिलिकॉन 28, देन फॉस्फोरस 31 होता है, सिलिकॉन देन सल्फर का बताइए, सल्फर हो जाएगा 16। तो 16 टू यहाँ पे जस्ट कोई कोई कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं बेटा कि डबल हो जाता है, लेकिन हर बार डबल नहीं होता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रखना है कि ये डबल होने वाला कॉन्सेप्ट होता है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ज़्यादातर केस अप टू 20 तक वैलिड हो जाता है कि डबल कर देते हैं तो लगभग आंसर आ जाता है, ठीक है। थोड़ा सा अगल बगल होता है तो इवन नंबर पे आप देखेंगे तो डबल कर देने से आंसर आ जाता है, लेकिन मैं वैसा कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं बोलूंगा क्योंकि वैसा कुछ कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है कि आपको डबल करके याद कर लेना है ना। ये आपको जैसा भी लॉजिक लगाना है लगा लीजिए, लेकिन आपको एनी हाउ ये वाले याद होने चाहिए, क्योंकि अगर ये याद नहीं होगा बेटा तो किसी का भी मॉलिक्यूलर मास निकाल पाना इम्पॉसिबल है। तो आपको ये जरूर याद होना चाहिए। अब मैं डिफरेंट कंपाउंड आपको दूंगा और डिफरेंट कंपाउंड में हम मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास ही तो निकालोगे, है ना।
तो मॉलिक्यूलर मास, जब मॉलिक्यूल से तो मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, ये तो सिंपल सी बात है भैया, लॉजिक है इसमें। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स मैं आपको दे दूंगा, यहाँ पे एक एक करके आपको बताना है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो वाटर का जल ही जीवन है, तो इसका कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। फिर देख लीजिए यहाँ पे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करा था, हाइड्रोजन का क्या होता है बेटा, एटॉमिक मास 1, और चूंकि ट्वाइस से 2 बार है तो मैंने यहाँ तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन का 16, तो विल गेट 18U। लिखना ना भूले, यूनिट लिखना ना भूले, ठीक है। सो 18U और यू कैन से 18AMU, ठीक है। तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे H2SO4 की बेटा, H2SO4, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के लिए अगेन लूंगा मैं 1 इंटू 2, क्योंकि 2 बार है हाइड्रोजन। यहाँ पे सल्फर का ले लूंगा 32 एटॉमिक मास होता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का ले लूंगा कितना 16 इंटू वॉट 4, 64। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 98 आ जाएगा, 98U और AMU। नेक्स्ट 3 HNO3 के लिए देख लीजिए बेटा, HNO3 का अगर आप देखेंगे तो बताइए, सोचिए क्या होगा। तो HNO3 बड़ा सिंपल है, सो 1 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 14, एंड देन ऑक्सीजन के लिए 16 इंटू 3, सो विल गेट हाउ मच 48। सो 48 प्लस 15, 48 प्लस 15 कितना होता है बेटा, 48 प्लस 15 63। सो एटॉमिक मास ऑफ HNO3 इज 63U। ओके, नेक्स्ट इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल करिए, आप जो भी मन में आता है वो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। CO2 ले लीजिए, जो अक्सर ये सब पूछे जाते हैं बहुत बार, तो 12 हो जाएगा कार्बन के लिए, और 16 इंटू 2 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 32, और ये 44 हो गया, तो 44U लिख लीजिए। इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल जो मन में आता है आप लिख लीजिए। CaCO3, जो भी कंपाउंड आपको देखने को मिलता है लिख लीजिए। कैल्शियम के लिए 40, कार्बन के लिए 12 प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए 16 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये 100 हो जाएगा, सो 100U। नेक्स्ट इसी तरीके से 6 की बात कर लें, कोई कंपाउंड जो मन में आता है आप ले लीजिए। SO2 ले लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा कितना 32 प्लस 16 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 16 इंटू 2, तो ये हो गया कितना 32, और ये 32 कितना 64U। तो आई थिंक मॉलिक्यूलर मास निकालना बहुत इजी है अगर आपको मॉलिक्यूल्स पता हैं और एटम्स के एटॉमिक मास पता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एटम्स के एटॉमिक मास का पता होना बहुत जरूरी है बेटा। अगर वो नहीं पता होगा तो फिर दिक्कत आएगी आपको, और आई थिंक प्रैक्टिस करते करते ना ये सब कुछ हो जाते हैं। तो चलिए, इस तरीके से मैंने आपके पूरे जनरल केमिस्ट्री का लास्ट मैंने यहाँ पे कुछ ख़त्म कर दिए हैं लास्ट में। तो मैं कुछ एक बार रिकॉल कर देता हूँ कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं पता है ना। जैसे हमने बोला था एक बार बेटा कुछ टर्मिनोलॉजी, चलिए हम क्लियर कर देते हैं आपको। कुछ मैंने बता रखा था एक बार आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स किसको कहते हैं बेटा, बोलो। आइसोटोप्स हमने कहा था कि वैसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक, एक देखो आइसोटोप्स जब भी याद रखना है ना, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, बस वो एग्जाम्पल याद रखो। कोई एक एग्जाम्पल याद रखोगे तो हो जाएगा। तो एग्जाम्पल लिख दो सिंपली, और यहाँ पे 1 2 3 लिख दो। तो क्या इससे पता चला, डेफिनेशन से देखो कि जिसका एटॉमिक नंबर सेम है और डिफरेंट एटॉमिक मास है तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स। तो एग्जाम्पल याद रखने से ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे सेम एटॉमिक नंबर, ओके, and then what, and different atomic mass। अब देखिए इसी तरीके से आपको कुछ आइसो बार्स बोला गया था, अगर आपको याद हो तो आइसो बार्स में आपको क्या बताया गया था, याद है। यहाँ पे बोला गया था आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम लिया गया था। ये एग्जाम्पल याद रखिए, बस एक एक एग्जाम्पल सब में याद रखिए बेटा, बहुत आसान हो जाता है थ्योरी समझाना। तो 20, ये क्या हो जाएगा 18, 19 और ये 20। तो क्या हो गया ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम बोलेंगे डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत लिखा है ऊपर में बेटा, मुझे एटॉमिक मास लिखना था, मैंने गलत लिख दिया है। एटॉमिक मास लिखना था मुझे, फिर से मैंने एटॉमिक नंबर ही रिपीट कर दिया।
सभी के एटॉमिक मास बेटा 40 होते हैं, इन सभी के एटॉमिक मास 40 होते हैं, है ना। तो आपको कहीं कहीं देखो, सबसे पहले मैं बता दूं तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोबार्स मतलब सेम व्हाट एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक मास एंड क्या होगा, डिफरेंट व्हाट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहां पे देखिए कार्बन कितना हो गया 12, तो इसके पास अब देखिए नाइट्रोजन की बात करें तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर तो 7 है बेटा, फिक्स है, ठीक है 7, तो ये फिक्स है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि 13 रख देते हैं, 14 अगर रख देंगे 13 12, एक मिनट, यहाँ पे 7 है, 7 मैंने दे दिया 13, हाँ आइसोटोप्स से, कार्बन का आइसोटोप्स वाला मास होता है 13 बेटा, कार्बन का जो नाइट्रोजन का जो आइसोटोप्स होता है वो 13 वाला, मैं 14 वाला नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है आइसोटोप्स ले रहा हूँ। अब इन दोनों का न्यूट्रॉन देखिए कितना होगा, तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, यानी कि 12 माइनस 6 आ जाएगा कितना 6, तो 6 न्यूट्रॉन। और इसके भी देखेंगे बेटा तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 माइनस 7 यानी कि 6, ठीक है। तो दोनों के न्यूट्रॉन क्या है, सेम, तो दोनों के जब न्यूट्रॉन सेम होते हैं तो हम इनको रिलेशन कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के आइसोटोन्स हैं। तो आई थिंक ये 3 टर्मिनोलॉजी आपको जरूर क्लियर हो गए होंगे। सो ये टर्मिनोलॉजी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये टर्मिनोलॉजी आपको दिमाग में रखनी है क्योंकि ये बहुत ईजी है, और मैं तो कहूँगा कि एग्जाम्पल के साथ में रखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा इसको, है ना। नेक्स्ट इसी तरीके से एक और टर्मिनोलॉजी आती है, दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बेटा, यहाँ पे देखिए आइसो का मतलब ही होता है सेम, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी कि द स्पीशीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो देख लीजिए बेटा ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, N3 माइनस, O2 माइनस, F माइनस, Ne नियॉन, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, है ना, मैग्नीशियम 2 प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस, ये सब कुछ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। कैसे चेक करें सर आप, तो यहाँ पे प्रोटॉन की बात करते हैं पहले। प्रोटॉन मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन जस्ट मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर, कुछ चेंज नहीं होता। तो प्रोटॉन इसका 7 है, इसका 8 है, इसका 9 है, इसका 10 है, इसका 11, इसका 12, इसका 13, जस्ट एटॉमिक नंबर की बात कर रहा था, प्रोटॉन मीन्स एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसके इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। देखो पहले कितना इलेक्ट्रॉन था, न्यूट्रल जब था तब इसका एटॉमिक नंबर 7 था, तो 7 इलेक्ट्रॉन था, और 3 यहाँ पे लिया है, 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया है, नेगेटिव मतलब लिया है, तो 3 एक्स्ट्रा लिया है, तो यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, समझ में आया। 8 था पहले से, यानी कि जब न्यूट्रल था तो 8 था, और 2 एक्स्ट्रा ले लिया है, तो यहाँ पे 10 हो गया। इसके पास 9 था पहले से, एक एक्स्ट्रा ले लिया है, तो इसके पास भी 10 हो गया। यहाँ पे 10 था और कुछ लिया दिया नहीं है, तो 10 के 10 ही रहेंगे इलेक्ट्रॉन इसके पास, Z इक्वल टू P इक्वल टू E के फार्मूला से। यहाँ पे देखिए 11 था और एक डोनेट कर दिया, 1 पॉजिटिव मतलब एक डोनेशन कर दिया, तो 11 माइनस 1 दैट इज 10, है ना। इसी तरीके से मैग्नीशियम का पहले 12 था, 2 डोनेशन कर दिया है, तो यहाँ पे 10 बचे। इसी तरीके से एल्यूमिनियम का 13 था, 3 डोनेट कर दिया है, तो 10 बचा। तो बेटा आप देख सकते हैं वैसे स्पीशीज जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हैं उसे हम क्या कहेंगे बेटा, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक। हो सकता है आपको कोई रेंडमली 3 दे दे इसमें से, हो सकता है रेंडमली आपको कोई इसमें से 4 दे दे, हो सकता है रेंडमली इसमें से कोई 2 दे दे, तो कोई भी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपको दिया जा सकता है। न्यूक्लियस आपको पता होता है बेटा, न्यूक्लियस कहाँ होता है, एक अदर टर्मिनोलॉजी, न्यूक्लियस हमेशा सेंटर ऑफ द एटम होता है, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स किसको कहते हैं आपको पता होगा, न्यूक्लियॉन्स, है ना। देखो न्यूक्लियॉन्स जो होता है बेटा, हमने कहा था कि कलेक्टिवली न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को जो न्यूक्लियस में होते हैं इसी को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है कलेक्टिवली इसको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, है ना, न्यूक्लियॉन्स। एंड वैलेंस सेल के बारे में आपको डिटेल में आपको मैंने बता ही दिया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आराम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। रेडिकल्स के बारे में मैंने डिटेल में बता दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट
जनरल केमिस्ट्री मैंने जितना भी था बड़े डिटेल में आपको मैंने पूरी तरीके से अपना जो बेस्ट था मैंने दिया है बेटा। आप अच्छे तरीके से कोशिश करिए, सभी तरीके के थ्योरी को बार बार देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो 1 से 2 बार देखिए। आई थिंक मैंने पूरी चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दी है। फिर भी अगर किसी भी तरह का डाउट आपको रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें और कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो ये कमेंट करने के बाद आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो चलिए, ओके, सो थैंक यू एवरीवन।